हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं एक वीडियो बनाना चाह रही हूँ जैसे कि मेरी लाइफ की जर्नी कैसी थी नर्सिंग की। उससे पहले आप तो डेली ब्लॉग देखने आए होंगे। तो मैंने खाया आज डोसा। डोसा के साथ एवोकाडो, चिया सीड्स, थोड़ा फ्लैक्स सीड भी डाला। जैसे वो लोग हमारा खाना खराब कर देते हैं, वैसे हम लोग भी हमारे देसी खाने को फॉरेन ट्विस्ट देते, वही मैंने सोचा। और ग्रीन टी भी पी। तो अभी बर्तन धोना, खाना बनाना सभी बाकी है। हाँ, जो आज का टॉपिक है मेरी नर्सिंग की जर्नी। तो मैंने नर्सिंग कंप्लीट किया था मैंगलोर से, निट्टे यूनिवर्सिटी से। और निट्टे यूनिवर्सिटी तो अब है, तब तो निट्टे कॉलेज था राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के लाइक अंडर। तो उधर से मैंने 4 साल की नर्सिंग पढ़ाई की। उसके बाद मैं 2 साल उधर काम किया, निट्टे का कॉलेज में पढ़ाया। उसके बाद इंदिरा नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाया असिस्टेंट लेक्चरर होके। लेकिन हाँ, इन बिटवीन हम लोग के सैकड़े हॉस्पिटल में भी काम कर चुके हैं। जैसे मेल वार्ड में, मेल सर्जिकल वार्ड में थोड़ा सा काम करते हैं, कर चुके हैं। मेरी एक दोस्त थी सोनिया करके, वो मेरी अभी भी बहुत प्यारी दोस्त है। और जैसे कि नर्सिंग की जर्नी, हाँ, हम लोग हमेशा से चाहते थे कि हम यूरोप कंट्रीज़ में जाएं, कुछ अच्छा कमाएं पैसा। लेकिन हम लोग ने आईएलटीएस लिखा। तो ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस किया। ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस के लिए बहुत पैसा लगता है। उधर जाने के बाद अच्छा स्कोर भी मिला था, लेकिन उधर जाने के बाद अडाप्टेशन कोर्स के लिए 5 लाख तो लगेंगे, रुकने के लिए, खाना और रेंट, कोर्स का फीस, वो सब। और बैंक बैलेंस भी दिखाना पड़ता है। उसके अलावा 4-5 लाख तो बैंक बैलेंस चाहिए 3 महीने रुकने के लिए। तो इसलिए वो लोग नहीं तो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं उधर जाने का, स्टूडेंट वीज़ा। तो मैंने सोचा ओके, सब मेरा हाफ प्रोसेस हो गया था। अप्लाई किया एक एजेंसी थ्रू अडॉप्टेशन कोर्स के लिए। 3 महीने का अडॉप्टेशन कोर्स था। और फिर मेरे बहुत सारे दोस्त गए थे, तभी उन्होंने बोला कहीं से भी पैसे अरेंज करके आ जाओ, यहाँ तो लाइफ बहुत अच्छी है, काम मिल जाता है इजीली। तभी तो, क्योंकि 2002 to 2006 में मैं ग्रेजुएट हुई थी। उसके बाद 2 साल काम किया, तभी तो 2009 था। 2025 अभी तो मुश्किल है उधर जॉब मिलना, लेकिन तब तो बहुत आसान था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेकिन मेरे डैडी से बताया। सो उन्हें थोड़ा रिलेटिव से वगैरह पूछा, लेकिन इतना पैसा देना किसी को मुश्किल है आज के ज़माने में भी। वो कोई सोचता है, मेरे से भी पूछेंगे 1 लाख 2 लाख दे दो, कहाँ से देंगे। सैलरी होने के बाद उतना बचता नहीं है जो कमाते हैं। तो इसलिए, और किसी को देने से पहले भी वो वापस देंगे या नहीं, कब देंगे, क्यों दें, हम ये सब सोचेंगे ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि जाने दो डैडी, हमारे बस की बात नहीं है ऑस्ट्रेलिया जाना। तो हम लोग इधर दूसरी जगह देखते हैं, दूसरा अब्रॉड कंट्री। तो 1-2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए करके उधर किया, तभी प्रोसेसिंग की थी। तो मेरा 2-3 लोग गए थे मलयालीस, उनके साथ हाँ, बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है। वो सब मुश्किल काम है ना, तो रिस्की है। वो सब रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मेरे घर में मैं बड़ी लड़की हूँ, और मेरे बाद है मेरा भाई है, मेरी बहन है मेरे से 6 साल छोटी। उसके बाद मेरा भाई है मेरे से 8 साल छोटा। तो अब वो सब बड़े हो चुके हैं, कमाई कर रहे हैं, तभी तो बहुत छोटे थे। तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर थी, क्योंकि मैं बड़ी बेटी थी। और डैडी ओमान में काम करते थे एक छोटी सी दुकान में। उनकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो मम्मी हाउस वाइफ है, घर में उतनी जगह नहीं है जो कि घर में बैठे। डैडी तो डेली कमाई, डेली पैसा किधर से आएगा।
तो इसलिए हमने सोचा कि हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं जाके किधर भी। और तो मैं नर्सिंग की कॉलेज में पढ़ा रही थी, तो उतनी तो सैलरी नहीं थी, 8-10 हज़ार थी। तो उधर भी रेंट देना पड़ता था रहने के लिए, दूसरे जगह पे हम काम करते थे मैंगलोर में। और खाना और हमारा खर्चा, सो जो सब होता है, जो पाउडर है, क्रीम है, या कुछ सैंडल्स लेने हैं, या फ़ोन का बैटरी ये रिचार्ज करवाना है, और कुछ भी ख़राब हो जाता था जो नसीब अच्छा नहीं है तभी ऐसा हो जाता है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स या कुछ दांत की प्रॉब्लम्स। तो मैंने सोचा 10 हज़ार में कुछ नहीं होगा, तो ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस भी रुक गया, मैंने रुका दिया, स्टॉप किया। तो 40,000 भरने थे, एजेंसी ने बोला कॉलेज के लिए, फिर बाद में दूसरा पैसा जाने के बाद देना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं, प्रोसेस नहीं करना है मेरे को, मैं दूसरी जगह ट्राई करूँगी, आर यू श्योर करके 1-2 बार फ़ोन आया, तो मैंने बोला हाँ स्टॉप कर दो। तो मेरे थोड़े दोस्त बोल रहे थे इधर तो 2-3 लाख में जा सकती हो कनाडा के लिए। तो वही आईएलटीएस का स्कोर था, ये है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है इंटरनेशनल, तो वो दिया था मैंने, अच्छा स्कोर भी मिला था। तो कनाडा के लिए स्टार्ट किया प्रोसेस, मैंने सोचा अच्छी कंट्री है, उधर ट्राई करते हैं। सभी मेरे दोस्त क्लासमेट्स बोल रहे थे कनाडा भी अच्छा है ना ऑस्ट्रेलिया से, सो उधर ट्राई करते हैं। मैंने सोचा ठीक है, सभी कर रहे हैं, हम भी प्रोसेस करेंगे उधर। तो उधर पे स्टार्ट किया प्रोसेस, और क्या हुआ, ताज का बॉम्ब प्रॉब्लम था तभी, और इंटरव्यूअर्स थोड़े आए थे, लेकिन एक ही को सेलेक्ट किया। और मुझे पता नहीं कि बहुत ड्रामा किया था तभी, शायद फेक एजेंसी थी या कुछ, लेकिन उन्होंने लास्ट में बोला एजेंट्स ने कि वो तुमको विजिट वीज़ा में लेके जाएंगे, उधर रहने का सब हम देख लेंगे, बाद में दे देना रेंट वगैरह। सो कैनेडियन रजिस्टर्ड नर्सेस एग्ज़ाम जो है वो उसका डेट सब लिया, आईएलटीएस स्कोर तो था। तो मेरे डैडी वगैरह एग्री हो गए, स्टूडेंट लोन, वो स्टूडेंट का वीज़ा में जाएंगे, कैनेडियन रजिस्टर्ड नर्स एग्ज़ाम लिख के आएंगे, फिर बाद में हम लोग एक बार काम को अप्लाई करेंगे, CRNE हो गई एग्ज़ाम, तो बाद में काम आसानी से मिल जाएगा, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कनाडा के रजिस्टर्ड नर्स करके, आपके साथ सर्टिफिकेट होगा ना। तो ऐसा सोचा, सो अप्लाई किया। उन्होंने बोला 2-3 लाख बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा, तो 2-3 लाख बैंक बैलेंस दिखाया। और क्या हुआ, वीज़ा नहीं आया, तो फ्लाइट का टिकट सब बुक करो, नेक्स्ट वीक के लिए जाना है करके, किसी का वीज़ा ही नहीं आया, क्योंकि ये पासपोर्ट वापस नहीं आया ये VFS ग्लोबल से, क्योंकि वो बोल रहे हैं 2-3 लाख से कैसे स्टूडेंट वीज़ा में जाओगे आप लोग, उधर रहने का 2-3 लाख में कैसे मैनेज कर पाओगे, उधर स्टूडेंट ये कैनेडियन रजिस्टर्ड नर्स एग्ज़ाम देना है, उधर जाने के बाद किधर रुकोगे। तो एजेंट्स ने बोला था वो लोग सब मैनेज कर देंगे, लेकिन उसका पेपर हमको प्रोवाइड नहीं किया था जब स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई किया था। तो उन्होंने हमने बोलने के लिए उन्होंने टाइम ही नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं। तो फाइनेंशियली लाइक नॉट स्टेबल करके, लाइक फंड्स नहीं है करके, रिजेक्ट नो इनफ फंड्स करके वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो पासपोर्ट ही वापस आ गया 1 महीने के बाद, तो सब लोगों का ऐसा ही हाल हो गया। तो हमने वो ड्रीम भी छोड़ दिया। फिर कब कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे, एक 10-20 हज़ार उससे वापस मिल गए, उसको डाला था हमने कुछ 50-60 हज़ार, तो ज़्यादा कुछ वापस नहीं मिला एजेंट से। जो रजिस्ट्रेशन का पैसा था वो सब नहीं देते, तो उसमें से देंगे वापस करके उन्होंने बोला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सो हमारा केरला के नर्सेस थे, उन्होंने वो एजेंट था जो कनाडा में, उसको उसके खिलाफ कंप्लेंट दिया पुलिस स्टेशन में, और बहुत हंगामा कर दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो थोड़े मेरे दोस्त थे केरला के, तो उनको तो बहुत हिम्मत होती है, तो
वो किधर चेन्नई की एजेंसी से सब अप्रोच किया, कनाडा रिक्रूटमेंट से, उसको उधर से गए। हम लोग को इतना आइडिया नहीं था तभी, तो ये इंटरनेट गूगल सर्च करने के लिए उतना नहीं, साइबर में जाना पड़ता था ना, तो इसलिए इतना आइडिया नहीं था तभी, तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कहाँ कहाँ जाएं, एजेंट्स किससे। अभी तो ऑस्ट्रेलिया का मैंने ही स्टॉप किया था पैसे नहीं करके, तो कनाडा का भी ऐसे हो गया, तो क्या करें, जाने दो, मेरा नसीब अच्छा नहीं है करके हम अपने नसीब पे रो रहे थे। सभी मेरे मम्मी डैडी को भी लाइक उनका मन था कि मेरी बेटी भी बाहर जाए, ट्राई करो करके, लेकिन उनको भी पता नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। उधर केरला में तो बहुत नर्सेस होते हैं, हमारे कर्नाटका उडुपी में उतने नर्सेस तो नहीं थे तभी, तो जो कि बताएं कि कैसे जाएंगे, आईएलटीएस लिखो, एजेंसी को अप्रोच करो, प्रोसेस करो, जाओ करके। लेकिन आईएलटीएस लिखने के बाद जो एजेंसी अप्रोच करती है, इसे प्रॉब्लम हो जाता है, इतना पैसा दिखाएं, तो तुम अमीर हो तो जा सकते हो, तुम गरीब हो तो मुश्किल है। वही है हर एक जगह पे, किधर भी अच्छा काम ढूंढना है तो थोड़ा पैसा दे दो, उसके बाद ही प्रोसेस कर सकते हो, वही प्रॉब्लम है। तो क्या हो गया, वो दोनों का निकल गया, तो यूरोप कंट्रीज, कनाडा भी चली गई हाथ से, और ऑस्ट्रेलिया भी चला गया। फिर यूके आयरलैंड बचा है, उधर तो फ्री प्रोसेस होता है, तो मेरा आईएलटीएस भी एक्सपायरी हो गया है, 2 सालों में इधर प्रोसेस करके फिर से आईएलटीएस लिखना पड़ेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग है, तो मैंने सोचा कि अभी चल जाने दो यार, उसको फिर से 10,000 फीस था, तो जाने दो, मैं किधर गल्फ में ट्राई करती हूँ, 30-40 हज़ार तो मिलती जाएंगे, ठीक है, फिर बाद में देखेंगे उधर जाने के लिए, या यहाँ गवर्नमेंट में मिल जाएगा तो 60,000 से ऊपर ही मिलेंगे, 1 लाख तक भी मिलेगा। तो मैंने सोचा कि प्राइवेट में भी ठीक है, इधर से ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इंटरव्यू गवर्नमेंट का या ऑनलाइन साइबर में जाके, हम लोग बहुत अप्लाई करते थे, आते थे, लेकिन टेंशन ही था कोई एजेंट चीट करेगा ऐसा करके। फिर मेरी मम्मी को भी टेंशन था, क्योंकि मेरी कज़िन के साथ भी ऐसा हुआ था चीटिंग, जो वो लाइक एयरपोर्ट में गई थी, तो एजेंट पैसा लेके भाग गया। वो उन्होंने बोला आएंगे और फ्लाइट दिखाएंगे कौन सा करके, लेकिन वो फ्लाइट में जा नहीं पाई, तो प्रॉब्लम ऐसे स्टार्ट हो गई थी। और मैंने एक काम छोड़ा था CRNE का एग्ज़ाम देने के लिए, तो और एक कॉलेज में मैं जाके मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि घर पे पूछते रहते हैं नेबर्स वगैरह कि क्या कर रहे हो, क्यों घर पे बैठी हो, क्यों पढ़ाई करके क्यों घर पे बैठना, काम करना है, ये वो करके। तो हमें तो पता है काम करना है, लेकिन हमारा टेंशन किसको पता है, लाइक ओके मेरी मम्मी डैडी तो समझते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो बोलेंगे क्यों काम करके घर पे बैठी है, 2-3 महीना हो गया, पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई कर रहे करके, वो जो जब होना है हो जाएगा, क्यों काम छोड़ा, काम करते टाइम प्रोसेस कर सकते हैं ना। बहुत ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं होता। तो मैंने सोचा कि उनके ताने सुनने से अच्छा है कि किधर भी ज्वाइन हो जाओ। तो मैं और मेरी फ्रेंड थी सोनिया, हम दोनों ने साथ में काम छोड़ा था पढ़ने के लिए कनाडा की रजिस्टर्ड नर्सेस एग्ज़ाम। तो 2-3 महीने हम घर पे बैठे रहे, और फिर बाद में एक काम नहीं हुआ करके फिर ज्वाइन हो गए। एक इंदिरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग था, उधर असिस्टेंट लेक्चरर के जैसे ज्वाइन हो गए। तो बॉन्ड नहीं था उधर, हमने देखे भर्ती हुए थे, क्योंकि कभी दूसरा अब्रॉड जाने का काम मिल जाएगा अच्छी सैलरी का, तो उधर छोड़ना पड़ेगा ना, तो इसलिए। नहीं तो कभी कभी पेपर्स पूछते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह, तो मुश्किल है कि हम लोग अगर उधर गए तो बाद में हमें छोड़ने के लिए वो लोग
छोड़ेंगे नहीं ना, लाइक हम लोग चले जाएंगे करके हमारा पेपर्स भी होल्ड करके रख देंगे, वो सब पैसा नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है, लाइक जैसे कि प्रोविडेंट फंड होता है वो सब नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है, जो पगार तो महीने महीने मिलती है। तो मैंने ऐसा कॉलेज देख के भर्ती किया था जो सर्टिफिकेट नहीं पूछता, सो उनको ज़रूरत थी तभी। तो इंटरव्यू दिया और पास हो गए और हमने ज्वाइन किया। मैं साइकेट्री पढ़ा रही थी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इंदिरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। और उसके बाद 3-4 महीने किया और उसके बाद सऊदी का इंटरव्यू मिला, तो हमें और मेरी फ्रेंड ने दोनों ने अटेंड किया। और वो पास नहीं हो पाई एक गलत जवाब से, तो थोड़ा नर्वस हो गई थी, तो इसलिए। नहीं तो वो पढ़ाई में मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत शातिर है। अभी तो पीएचडी किया है उसने फादर मुल्लस में है, गांव में, बेंगलोर में। लेकिन मैं गई थी सऊदी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उसके बिना जाने के लिए, क्योंकि अकेली थी, साथ में जाएंगे दोस्त लोग तो अच्छा लगेगा। टेंशन है अकेले जाने के लिए, क्या है कैसा है, नया देश, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, उतना इंग्लिश भी नहीं आता तो क्या करें करके। वहाँ तो अरबिक चलती है। तो मेरी एक सीनियर थी जिससे मैं मिली, उन्होंने बोला था सऊदी का इंटरव्यू अटेंड किया, मेरे घर वालों को अच्छा नहीं लगता उधर मेरे को भेजने के लिए, क्योंकि उधर तो मुस्लिम गांव है, बुर्का पहनना पड़ता है, और चर्च वो सब नहीं है जो हमारा रिलीजन का है। मैं तो कैथलिक हूँ, क्रिश्चियन। तो मैंने सोचा कि जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन उसने बोला, उसकी बहन भी है, उसने बोला कि रेंट वो रहने के लिए हॉस्टल देते हैं फ्री, सैलरी भी अच्छी है, और उसकी बहन तो बहुत खुश है, वो गई है। इसलिए किसी का सुन के ऐसा रुक मत जाना, तुम चले जाओ, जो इंटरव्यू पास हो गई तो किसी का मत सुनो, ये वो करके उसने इनकरेज किया मेरे को। तो मैंने सोचा खाना रहना सब फ्री है, हॉस्टल गवर्नमेंट में मिला है, तो किसने चीट किया, तो मेरी मम्मी का वही टेंशन था। मैं पैसे नहीं देने वाली एजेंसी के लिए, मेरे को टेंशन होता है जो कमाए हैं बहुत मुश्किल से तेरे डैडी ने, मैं नहीं देने वाली करके। लेकिन मैंने सोचा, मेरी दोस्त से मैंने 50-60 हज़ार तो उसका था बचा था, मैंने बोला मेरे को दे दो, मैं उधर जाने के बाद तुम्हें वापस भेज दूँगी, तो यूज़ नहीं किया तो मैं वापस दे दूँगी करके। तो उसने दिया, वो बहुत अच्छी है। मैंने भी उसकी बहुत मदद की है और उसने मुझसे ज़्यादा मेरे मदद की है। तो उसने मेरे को पैसे दिए, मेरे पास थोड़े थे, एजेंट्स को दिए, और एक 10-20 हज़ार शायद मेरे अंकल ने दिए थे, मामा ने और चाचा ने दिए थे। सो वो सब लेके मैं सऊदी में गई। सो सऊदी जाने के बाद मुझे उधर 2-3 फ्रेंड्स जो जाते टाइम फ्लाइट में मिल गए थे, तो हमारे हॉस्पिटल के लिए थे। उधर जाने के बाद हमको जो हॉस्पिटल से गाड़ी आनी थी वो आई नहीं। तो ये लोग जो हमें जैसे कि बकरियों को लेके जाते हैं वैसे और एक ओपन गाड़ी में जहाँ एसी भी नहीं है, वैसे हमें डाल के वो मिलिट्री के लोग एयरपोर्ट के, एक सऊदी अरेबिया में वो रियाद में गए, रियाद से हाफर बातन करके है उधर, वो गाड़ी में जहाँ बहुत गर्मी थी उस टाइम में, उसमें डाल के लेके जा रहे हैं, और उसने हॉस्पिटल से कोई नहीं आया करके उनको अभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा करके। ये सब लड़कियां मेरे साथ जो केरला की थी 2, और एक थी ये थी तमिलनाडु की। तो वो रोने स्टार्ट हो गई, एक को देख के और एक रोने लगी। एक तो प्रेग्नेंट थी, और मैं ही थी थोड़ी जो हिम्मत रख रही थी। मैंने सोचा क्यों रो रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे को भी रोना आ रहा था, क्योंकि ये लोग हमें गाड़ी में डाल के कहाँ लेके जा रहे हैं, बताते भी नहीं है। बताते क्यों नहीं है, क्योंकि हमें भाषा भी नहीं आती, वो तो बात कर रहे हैं अरबिक में। तो
अभी तो हंसी आ रही है, तभी तो बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि घर वालों को सभी एयरपोर्ट से सिम लेके फ़ोन किया, वो सब हो गया, लेकिन खाना भी नहीं दिया था एयरपोर्ट में सही से। जो हाँ हमें रखा था, किसी ने कुछ बोला नहीं। रियाद में गए, हमारा फाइल सभी उन्होंने ही लिया, और जो साथ में था, कहाँ लेके कहाँ है काम हमारा, कौन सा हॉस्पिटल है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि एजेंट्स ने बोला था वो लोग फ्लाइट सभी अरेंज किया, और उन्होंने सब टिकट सब दिया था, तुम लोग जाओ, टिकट भी वही दिया। तो हम लोग को तो पता था, इंटरव्यू के लिए आए थे, इंटरव्यू हो गया, सब ठीक है, लेकिन फिर भी एक मन में एक टेंशन था। उधर जैसे ओपन गाड़ी होती है ना, तो हायास की ऐसे ओपन जो अरब्स की होती है वैसे अंदर पे लेके गया, और वहाँ एसी भी नहीं था, और हमारा सूटकेस वगैरह हम ही को भारी उठाया और गाड़ी में डाला। ये बहुत हरामी लोग जैसे था सऊदी का। तो फिर वो लोग तो रोने लगे, हम लोगों को किधर लेके जा रहे हैं कुछ पता नहीं है ये लोग, ऐसा करके फिर रोने लगा। जो है डेजर्ट एरिया है, तो लाइक रेत ही रेत है सर साइड में, हम लोगों को किधर जाके भेज देगा ऐसा वैसा करके ये लोग रो रहा था। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, देख वेट करो करके। फिर आधा टाइम थोड़ा रोड में एक गाड़ी चली, तभी हमारा हॉस्पिटल का ड्राइवर आ गया, वो गाड़ी लेके हेलो नम करके, उसका स्माइल देख के हमें बहुत टेंशन सब चला गया। और आ गया, सिस्टर लोग कैसे हो, नमस्ते, ये वो करके थोड़ा हिंदी में बात करने लगा। पासपोर्ट ये वो सगे तो आपके पास है, तो आप रखो तुम्हारा पासपोर्ट करके हमें हमारा हाथ में दिया। ये पासपोर्ट भी ये जो एयरपोर्ट में था ना, वो खड़ूस, वो उसने हमें नहीं दिया था। तो उधर गया और थोड़ा रिलीफ मिल गया, और हॉस्पिटल पहुंचा। शायद 2-4 घंटे का टाइम था, रास्ते में हमें टेंशन ही था उधर पहुंचने तक। उधर पहुंचते टाइम देख नर्सेस लोगों को ये तुम्हारा हॉस्पिटल लेकर के दिखाया, और मैं कॉल करता हूँ। एक फिलिपिनो थी जो इधर बुर्का नहीं पहनते, उधर शॉल पहनते हैं, वाइट स्कार्फ पहनते हैं, तो स्कार्फ पहना था, पूरा नर्सेस लोग थे। लेकिन एक मलयाली नर्स जैसे दिख गई थी, केरला की, तो वो आ गई, उससे पूछा एक नर्स ने, इधर अच्छा है क्या, इधर हाँ सब अच्छा है करके उसने बोला। तुम लोग टेंशन मत ले लो, ये नेल्दा करके एक फिलिपिनो आएगी, वो है हाउसिंग का लाइक हॉस्टल की सुपरवाइज़र है, तो आप लोगों को वो सब किधर है आपका रूम सब बताएगी। तो वो नेल्दा करके सुपरवाइज़र को हमने वेट किया, 10-15 मिनट में वो आ गई। नर्सेस लोग नए लोग आए हैं करके, वो भी बहुत अच्छी थी। उसने सब हमारा फाइल्स लिया और पासपोर्ट वगैरह, उन्होंने बोला अभी रखो, बाद में हम लोग कलेक्ट कर देंगे, ऑफिस में रखना है। फिर तो आपका लगेज सभी, हमारा लगेज सभी लेके वो उसने बोला, हॉस्टल में एक रूम दिखाया मैंने, उसने बोला तुम लोग 4 लोग आते हो करके पता नहीं था, 2 ही लोग का एक रूम में अरेंज किया था। अभी तो 2 ही लाइक 2 बेड रखा था, तुम लोगों को मैं अरेंज करके दूंगी, लेकिन अभी तो एक ही रूम है 4 लोगों के लिए, थोड़े दिन एडजस्ट कर लेना। हमने बोला ठीक है, कुछ भी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने ठीक से 2 दिन से खाना नहीं खाया था हॉस्टल में, लाइक एयरपोर्ट में जो पहले दिन से थे उधर एक ही बार खाना दिया था, और पैसे तो थे एक हाथ में थोड़े से, लेकिन एयरपोर्ट का खाना बहुत महंगा होता है, वही था दिमाग में। इतना खुश भी नहीं थे, टेंशन में भी थे, तो उधर खाना लेके खाने के लिए वो सब पैसे थे तब, लेकिन टेंशन था। तो सिम कार्ड लिया, तो 1-2 बार कॉफ़ी पी, पानी पिया, बस। एक बार उन्होंने खाना दिया था सभी के लिए एक रूम में, जैसे कि बहुत बड़ी एक बिरयानी और थोड़ा थोड़ा वाटर, बाहर भी नहीं जा सकते बोला था, तो उधर रखा था। दूसरे दिन फ्लाइट आने तक रियाद में, हफरुल बतन का फ्लाइट आने तक, तो फ्रीडम नहीं था उधर। तो हमने बोला कौन से देश में आके फंस गए यार। तो घर वालों को पता है तो वो हमसे ज़्यादा टेंशन हो जाएंगे, तो किसी को बता भी नहीं सकते। तो
हाँ, कैसे भी पहुँचे हम हफरल बातन किंग खालिद हॉस्पिटल में, और वहाँ नर्सेस को मिले तो थोड़ा रिलीफ हो गया। घर पे फ़ोन किया, बताया इधर पहुँचे हैं अभी हॉस्पिटल में, अच्छा है सब ऐसा वैसा करके। तो उन्होंने बोला तुम लोग अभी आइसोलेशन में रहोगे, जैसे कि क्वारंटाइन होता है ना, कोविड के टाइम पे जो क्वारंटाइन था, तभी तो H1N1 का ज़माना था, H1N1 जैसे कि स्वाइन फ्लू था। तो आप लोग आए हो, तुम्हारी सैलरी तो इधर आने के बाद ही स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आप लोग काम नहीं कर सकते 1 हफ्ते तक, तो अंदर ही रहना पड़ेगा, आपका खाना भी इधर ही आएगा। तो तीनों टाइम का खाना इधर ही आएगा, रूम में रहो बस, आप लोग उधर उधर नहीं घूम सकते, कहीं भी जाना है तो मास्क पहन के जाना पड़ेगा। हमने सोचा ठीक है, तो उन्होंने एक सभी को बड़ा ब्लैंकेट दिया, ठंडी थी तभी, हम लोग शायद अक्टूबर में गए थे, और ठंडी थी, बड़ा ब्लैंकेट दिया, बेडशीट्स दिया, वाइट था लेकिन ठीक था, हम लोग लेके भी गए थे। और उन्होंने पिल्लो कवर दिया, सब कुछ दिया, बहुत अच्छा था। तो सोचा हमने थोड़ा रिलीफ मिल गया और खाना भी खिलाने के लिए किचन में लेके गई, और नेक्स्ट डे वो भिंडी था, बीफ था। तो मेरी हिंदू की फ्रेंड थी एक, लेकिन उन्होंने भी तभी बीफ खाया क्योंकि बहुत भूखे थे, और उस टाइम पे जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। तो उन्होंने बोला दूसरे देश में जो मिल जाता है वो खाना पड़ता है ना, तो उन्होंने खा लिया। फिर राइस था तो बहुत खाया, बहुत थोड़ा रिलीफ हो गया, घर पे फ़ोन किया, अच्छा लगा। तभी तो व्हाट्सअप वगैरह नहीं था, बहुत चैट नहीं कर सकते, थोड़ा बात किया रखा, और नॉर्मल फ़ोन था। रूम में गए, रूम में तो थोड़ा रिलैक्स था। और नेक्स्ट डे ऑफिस में जाके हमें थोड़ा ब्लड टेस्ट देना था उधर आने के बाद, और उसके बाद था पेपर वर्क्स, पासपोर्ट देना था उधर सबमिट करने के बाद, कौन सा वार्ड है ये वो सब। और उसके बाद बोला 1 हफ्ते के बाद अभी तुम्हारा क्लासेस स्टार्ट होगा, 1-2 हफ्ता क्लास है, उसका भी पैसे हम देंगे सैलरी के जैसा ही, तुमको सैलरी मिल जाएगा। लेकिन सैलरी कब मिलेगा, बैंक को जाना पड़ेगा, अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तुम्हारा अकाउंट डिटेल्स अभी इधर देना पड़ेगा। बैंक सैलरी तो शायद 6 महीने के बाद मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा पेपर सब मिनिस्ट्री में जाना है, वहाँ रजिस्ट्रेशन होना है, शायद 3-4 महीने तो हो ही जाएंगे, तब तक खाना फ्री मिलेगा ना। तो मैंने सोचा था ठीक है। और एक बदनसीबी थी, तभी तो प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम चल रहा था सऊदी का, तो स्टार्ट हो गया था, हमारा फर्स्ट बैच था। तो पता नहीं है तुम लोगों को प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा बोल रहे हैं। पहले के लोग जो आए थे उन्हें तो लिखना नहीं था, हाँ उनको ऐसे रजिस्ट्रेशन मिल जाता था सऊदी नर्सिंग काउंसिल का। लेकिन अभी तो हम लोग बस इंटरव्यू पास होके आए हैं, उन्होंने बोला प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम लिखना है। तो किसी को कुछ आइडिया नहीं था, तो मैं हमारे साथ उधर पे थोड़े बुक्स भेजने वाले एक सेल्समैन थे, तो उनसे बोल के हमने थोड़ा RN का बुक्स मंगवाया, थोड़ा पढ़ाई की, और फिर बाद में एग्ज़ाम लिखा। 5-6 महीने के बाद जो एग्ज़ाम लिखा पास हो गए, एक ही अटेम्प्ट में 70% मिला। तो फिर बाद में सऊदी का नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो गया, उधर काम बहुत अच्छा था, अच्छे से चल रहा था, थोड़ा बिजी था। पीडियाट्रिक वार्ड में डाला था मेरे को, उतनी आइडिया नहीं थी, पीडियाट्रिक मतलब बच्चों का वार्ड, लेकिन उसके बाद काम ठीक से चला। फिर उसके बाद गांव में हम एवरी 8 मंथ में, लाइक 10 मंथ्स में जा सकते हैं। 2 साल की छुट्टी थी, खाना रहना सब फ्री था, उतना बाहर से नहीं खाते थे, मंगवाते थे। कभी कभी बाहर गए तो थोड़ा बिरयानी या चिकन करी ऐसा लेके आते, और उधर ज़्यादा शॉपिंग भी करने के लिए बुर्का पहन के कौन जाएगा, तो इसलिए उतना नहीं जाते थे बाहर। और जो बचता था गांव में बेचते थे, मम्मी डैडी हैप्पी थे, तो थोड़ा पैसा बचने लगा, थोड़ा घर में भी हमारा थोड़ा इम्प्रूव होने लगा, जो घर पे थोड़ी चीज़ें आने लगी। क्योंकि पहले तो हम मेरा डैडी ओमान में था, लेकिन फिर भी जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली के थे, मिडिल क्लास भी नहीं थे। मिडिल क्लास तो अपना डेली वेजेस लाइक उसको मांगना नहीं पड़ता है दूसरों से,
लेकिन हाँ, खर्चा तो निकल जाता है, क्योंकि बच्चों का अच्छी पढ़ाई देने के लिए बहुत खर्चा है, सबको पता है। सो हम लोग लाइक 50-60 हज़ार नर्सिंग की पढ़ाई के लिए किसी से पूछ पूछ के ही पैसा इकट्ठा किया था मेरे डैडी ने, और उनका देना पड़ता था, तो इसलिए ज़्यादा बच नहीं सकता था, क्योंकि उनकी तो पगार 8-10 हज़ार ही होगी उस टाइम में। तो ये है मैं हमारी सऊदी की जर्नी। तो उधर मैं 3 साल तक रही। उसके बाद में मैं बोलूँगी कि मैंने क्यों रिज़ाइन किया, और मैं अभी हूँ न्यूजीलैंड में। सो इधर कैसे आई, उससे पहले मैं कुवैत में गई थी, उधर कैसे गई, कैसे नौकरी मिली, ये सब मैं बताऊंगी जो मेरी लाइफ के बारे में। थैंक यू। आपको जो मैं बात करती हूँ अच्छा लगता है सुनने के लिए। थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है मेरी हिंदी, मुझे पता है, कभी कभी स्टक हो जाती हूँ क्या वर्ड है करके, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है तो मेरे को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।